नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चैप्टर 5 के एमसीक्यूज लेके आए क्लास 12 बायोलॉजी के। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो डीएनए की पहली बार डिस्कवरी किसने करी थी? ये याद रखिएगा, पहली बार पूछा गया डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये 1869 में पहली बार डीएनए की डिस्कवरी हुई थी। और किसने करी थी? तो ये फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने करी थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने मेनली फास्फोरस रिच सब्सटेंस बताया था इसको, जो कि ये पस सेल से बन रहा था। किससे बन रहा था? पस सेल से बन रहा था, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, और फिर बाद में इसको आइडेंटिफाई किया गया तो इसको डीएनए कहा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। तो पहली बार जो डीएनए को आइसोलेट किया गया था वो फ्रेडरिक मीशर ने किया था। किससे किया था? पस सेल से किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टर्म न्यूक्लिन वाज गिवन बाय। जो टर्म न्यूक्लिन था ये किसने दिया था? तो ये भी फ्रेडरिक मीशर ने ही टर्म न्यूक्लिन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन। तो इनमें से प्यूरिन कौन सा है? तो साइटोसिन नहीं है, थायमीन भी नहीं, यूरैसिल भी नहीं है, एडेनिन है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यूरिन जो होते हैं वो याद रखिएगा डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, और इसमें मेनली अगर आप देखेंगे ए और डी आ जाएगा, तो एडेनिन और गुआनिन आ जाएगा। ये दो आते हैं, एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडीन। अब पिरिमिडीन इनमें कौन सा है? तो पिरिमिडीन में आपका साइटोसिन आपको देखने को मिलेगा। तो तीन होते हैं पिरिमिडीन मेनली। ठीक है, तो साइटोसिन मिलेगा, थायमीन मिलेगा। ठीक है, और तीसरा क्या मिल जाएगा? यूरासिल मिल जाएगा। इसमें कितने रिंग्स होते हैं? तो सिंगल रिंग होते हैं ये, सिंगल रिंग होते हैं इसमें। सिक्स्थ कह रहा है न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोटाइड में पूछा गया है क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। तो न्यूक्लियोटाइड में मेनली आपको बेस देखने को मिलेगा, इसके बाद शुगर देखने को मिलेगा और एक फॉस्फेट देखने को मिलेगा। इस बेस को कई जगह नाइट्रोजीनियस बेस भी कहेंगे। इस शुगर को कई जगह पेंटोस शुगर भी कहा जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है, पेंटोस शुगर, और फॉस्फेट का ग्रुप देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आता है न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? तो शुगर होता है और बेस होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजीनियस बेस हो जाएगा और शुगर हो जाएगा। कोई इसमें फॉस्फेट का ग्रुप देखने को नहीं मिलता है न्यूक्लियोसाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर फॉस्फेट का ग्रुप देखने को मिल रहा था और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट का ग्रुप देखने को नहीं मिलता है। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। अब देखिए डीएनए में जो शुगर होती है तो नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सोराइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो यही इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए में नाम से ही है, आर मतलब राइबोज शुगर है इसमें। कैसी शुगर है? राइबोज शुगर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए आर ज्वाइंड बाय। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, मतलब जो डीएनए में अगर आप देखेंगे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये किससे ज्वाइंड होते हैं ये बताना है। तो पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से भी नहीं, फॉस्फो डीस्टर बॉन्ड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड से मेनली जुड़े होते हैं। द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रपोज्ड इन। तो देखिए किसने प्रपोज किया था? तो ये मेनली वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था 1953 में। लेकिन याद रखिएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए की खोज इन्होंने नहीं करी है। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूजन वाली चीजें रहती हैं, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने प्रपोज किया था? तो वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज किया था। ठीक है, इन्होंने मेनली जो फ्रैंकलिन का एक्सरे डेटा था उसको यूज करके ये मॉडल को प्रपोज किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा फॉर डीएनए वाज प्रोवाइडेड बाय। तो देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो डीएनए के लिए यूज किया गया था ये किसने प्रोवाइड किया था? तो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू शरगाफ रूल। अब देखिए शरगाफ रूल के हिसाब से आपको बताना है कौन सी चीज यहाँ पर सेम है, मतलब क्या इसमें आंसर होगा। ए इज इक्वल टू जी नहीं, टी इज इक्वल टू सी भी नहीं होगा, ए इज इक्वल टू टी होगा। ठीक है, तो शारगाफ ने फाउंड किया था कि जो ए होता है वो टी के बराबर होता है, जो जी होता है ये सी के बराबर होता है।
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। द नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न ऑफ डीएनए इज, तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं एक टर्न ऑफ डीएनए में, तो ये 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं। पिच ऑफ डीएनए, डीएनए की जो पिच होती है ये कितनी होती है अप्रोक्सीमेट, तो ये 3.4 नैनोमीटर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको 34 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पिच होती है डीएनए की। तो एक कंप्लीट हेलिकल टर्न जो होता है उसी को ही पिच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पेयर इज, दो एडजेसेंट पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, तो 0.34 नैनोमीटर की होती है। डायमीटर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज, अब देखिए डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल जो आपने डीएनए का देखा उसकी डायमीटर कितनी होती है अप्रोक्सीमेट, तो ये होती है 2 नैनोमीटर के आसपास, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एटी बेस पेयर इज हेल्ड बाय, तो देखिए एटी बेस पेयर जो है ये किससे जुड़ा होता है, किसकी वजह से ये हेल्ड होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। अगले में कहा गया कि जीसी पेयर जो है ये किससे हेल्ड होते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स आर, तो डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन, तो हिस्टोन्स जो होते हैं हिस्टोन्स में क्या चीज ज्यादा में होती है, तो हिस्टोन में अगर आप देखेंगे तो लाइसिन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आर्गिनीन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हिस्टोन में ये दोनों चीजें जो हैं ये मेजॉरिटी में होती हैं। ठीक है, अ हिस्टोन ऑक्टेमर कंसिस्ट कंटेन्स, तो देखिए एक हिस्टोन का जो ऑक्टेमर है ये क्या कंसिस्ट करेगा, तो ऑक्टेमर है तो 8 हिस्टोन को कंसिस्ट करता है, ये कंटेन करता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन, अब क्रोमैटिन की जो बेसिक यूनिट है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हु डिस्कवर द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, अब देखिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ये किसने डिस्कवर किया था, तो बैक्टीरिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसी को डिस्कवर किया था, ये थे ग्रिफिथ। ठीक है, कब डिस्कवर किया था, 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिस्कवर किया गया था। ग्रिफिथ वर्कड ऑन, तो ग्रिफिथ ने किस पे काम किया था ये बताना है आपको, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे काम किया था, निमोनिया का जो वायरस होता है उस पे मेनली ये काम, मतलब निमोनिया का अगर आप देखेंगे तो याद रखिए ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये बैक्टीरिया है और इसी पे ही ग्रिफिथ ने वर्क किया था, वायरस नहीं है ये। डीएनए एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज प्रूव्ड बाय, तो देखिए डीएनए जो है उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसने प्रूव किया था। ठीक है, तो मेनली ये दिखाया गया है कि जो डीएनए है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, तो ये मेनली एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी ने इसको प्रूव किया था, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। इन एवरीज एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप्ड आफ्टर ट्रीटमेंट विद, तो एवरीज के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था डीएनए में वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन किसके साथ ट्रीटमेंट पे, तो डी नेस के साथ ट्रीटमेंट में ये ऐसा हुआ था। हर्शी एंड चेज वर्कड विद, तो हर्शी और चेज ने किस पे काम किया था, तो ये मेनली T2 बैक्टीरियोफेज पे काम किया था, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा, T2 बैक्टीरियोफेज पे इन्होंने काम किया था और मेनली ये किसको इन्फेक्ट करता है, तो ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। इन हर्शेज चेज एक्सपेरिमेंट डीएनए वाज लेबल्ड विद, देखिए हर्षी का चेज एक्सपेरिमेंट जो था वो डीएनए को किस नाम से लेबल किया गया था, तो 32P नाम से लेबल किया गया था। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिएगा, जो डीएनए है उसमें फास्फोरस तो होता है लेकिन उसमें सल्फर का कंटेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे पी है, सल्फर नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन वॉज लेबल्ड विद, तो प्रोटीन को किससे लेबल किया गया था, तो इसको 35S से लेबल किया गया था, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो सल्फर होता है, प्रोटीन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इज बिलीव टू बी, तो पहला जेनेटिक मटेरियल जो था उसको क्या माना जाता है, क्या डीएनए को माना जाता है कि आरएनए को माना जाता है, तो आरएनए को माना जाता है। तो पहला जेनेटिक मटेरियल जो माना जाता है वर्ल्ड में आया वो क्या था, वो आरएनए था और वो डीएनए से पहले ही आ गया था। डीएनए रेप्लिकेशन इज, देखिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि जो डॉटर डीएनए होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो पेरेंटल डीएनए होता है और साथ ही साथ उसमें जो एक स्ट्रैंड होगा वो नया होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो एक स्ट्रैंड जो है ये तो आपका पेरेंटल हो जाएगा, लेकिन एक जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा गया है।
अगर फुल्ली कंजर्वेटिव कहते तो दोनों जो होते वो पेरेंट से आते स्ट्रैंड, लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक ही है केवल जो पेरेंट से आया। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो हो रहा था किसने प्रूव किया था, तो ये मेसेल्सन और स्टाल ने प्रूव किया था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मेनली इसको कब प्रूव किया था, तो 1958 में प्रूव किया था। और क्या यूज किया था, तो ई कोलाई को यूज किया था, इस बैक्टीरिया को यूज करके देखा था। 35th मेसेल्सन एंड स्टाल यूज, तो इन्होंने क्या यूज किया, तो 15N को इन्होंने यूज किया था यहाँ पे, तो सी ऑप्शन सही है। तो ये हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है, ये एक डीएनए है जो जिसमें हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप देखने को मिलता है, तो एन मीन्स नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए इन, तो डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसाइज जो हुआ डीएनए वो कहाँ पे हुआ ये बताना है आपको, तो ये 5-3, इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस पे देखने को मिलते हैं, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड में देखने को मिलते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डीएनए लाइगेज ज्वाइंस, तो डीएनए लाइगेज जो है ये किसको ज्वाइन करता है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज यूज किया जाता है। सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को कि जो सेंट्रल डोग्मा था ये किसने प्रपोज किया था, ठीक है, तो ये प्रपोज किया था निरेनबर्ग ने, ठीक है। और इसमें मेनली क्या कहा गया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से किधर जाती है, डीएनए से आरएनए में जाएगी, और आरएनए से किस में आती है, प्रोटीन में जाती है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, द सेंट्रल डोग्मा इज, तो सेंट्रल डोग्मा है क्या ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल डोग्मा किसने प्रपोज किया था, निरेनबर्ग, गलत बता दिया, निरेनबर्ग यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा कौन, क्रिक, ठीक है, वाटसन और क्रिक वाले, इसमें जो क्रिक है उन्होंने ही सेंट्रल डोग्मा को प्रपोज किया था, ये कब किया था, 1958 में किया था, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, सी नहीं है, बी ऑप्शन इसमें सही है। द सेंट्रल डोग्मा इज, तो सेंट्रल डोग्मा होता क्या है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो डीएनए से आरएनए में, फिर आरएनए से प्रोटीन में, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइजेस, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये क्या सिंथेसाइज करेगा, तो एच एन आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड, तो इंट्रॉन्स का जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है, ठीक है। और ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए एक्सॉन्स को यूज किया जाता है। द स्टार्ट कोडोन इज, तो स्टार्ट कोडोन जो है ये क्या होता है, तो AUG होता है, ये स्टार्ट कोडोन है। आगे बढ़ते हैं, AUG कोड्स फॉर, तो AUG कोड्स जो है ये किसके लिए है, तो मिथायोनाइन के लिए है, मिथायोनिन के लिए है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ स्टॉप कोडोन्स इज, तो स्टॉप कोडोन कितने होते हैं ये बताना है आपको, तो मेनली 3 होते हैं। कौन कौन से स्टॉप कोडोन होते हैं, UAA होता है, UAG होता है, और UGA होता है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है 3 दिए होंगे और मान लीजिए दे दिया जाएगा UEG, पूछा जाएगा कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है, तो याद रखिएगा ये नहीं है, तीनों ही की तीनों स्टॉप कोडोन होते हैं। द अडेप्टर मॉलिक्यूल इज, तो अडेप्टर मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है, तो tRNA जो होता है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और ये मेनली एमिनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेके जाता है। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये किसका एग्जांपल है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 48th, लैक ओपेरॉन वाज प्रपोज्ड बाय, तो लैक ओपेरॉन जो है किसने प्रपोज किया था ये बताना है, तो जेकब और मोनाड ने इसको प्रपोज किया था 1961 में, ठीक है। आगे बढ़िए, द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन इज, तो इंड्यूसर कौन है लैक ओपेरॉन का, तो ये होता है लैक्टोज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो थी वो किसने डेवलप करी थी, तो फ्रांसिस क्रिक ने, कई लोग सोचेंगे गलत है, वाटसन क्रिक ने फिंगर प्रिंटिंग नहीं डेवलप करी थी, एलेक्स जेफरीज ने डेवलप करी थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पूछा जा सकता है कब डेवलप करी थी, तो 1984 में डेवलप करी थी, VNTR सीक्वेंसेस को यूज किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, इसके अलावा और भी कई सारे MCQs हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।